हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। सुपरनोवा फन एंड लर्न में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर जो 1 है हमारा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ यहाँ पर हमें दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब यह है कि जो आपको ग्राफ की लाइन दी गई है वो x अक्ष पर कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रही है या कितने बिंदुओं पर वह काट रही है, वो हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर वो पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछता तो हम जो हमारी ये बाई अक्ष है, इस बाई अक्ष पर ग्राफ की जो लाइन है वो कितने बिंदुओं पर काट रही है या कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, वो हमारे बाई जो पी वाई के शून्यकों की संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो केवल हमको ये देखना, जैसे आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपकी ग्राफ की लाइन है और ये ग्राफ की लाइन ये हमारा एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ की लाइन यहाँ पर कोई भी बिंदुओं पर नहीं काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर इसी एक्स अक्ष वाली लाइन को ये ग्राफ की लाइन जितने बिंदुओं पर काटती वो हमारी शून्यकों की संख्या होती, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या जीरो होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो जो हमारे यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे ग्राफ की लाइन है वो इस एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रही है। इसी प्रकार से आइए आप स्थिति 2 को देखिए। स्थिति 2 में जो एक्स अक्ष है उस पर हमारी ग्राफ की लाइन केवल एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये केवल जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है। इस प्रकार से आप स्थिति 3 में देखिए, जो ग्राफ की लाइन है वो इस एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काट रही है। एक्स अक्ष को ही देखना आपको, क्योंकि यहाँ पर हमसे पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई है, तो हमें केवल एक्स अक्ष को ग्राफ की लाइन कितने बिंदुओं पर काट रही है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा 1, 2, 3 बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। नंबर जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप, जो हमारे ग्राफ की लाइन है वो इस एक्स अक्ष को 1, 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी हम लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी, क्योंकि जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रही है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो ग्राफ की लाइन है वो इस एक्स अक्ष वाली लाइन को यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काट रही है, तो हमारी शून्यकों की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो आप लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगी। जो यहाँ पर स्थिति आपकी छठवीं है, उसमें देखिए कि जो ग्राफ की लाइन है
वो यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर स्पर्श कर रही है और यहाँ पर भी स्पर्श कर रही है। यानी कि अब कोई बिंदु पर काटे या स्पर्श करे वही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 1 2 3 हमारे शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आप शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो यहाँ पर केवल जो हमारी प्रश्नावली 2.1 थी इसमें हमें केवल शून्यकों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या हम बता चुके हैं और इस प्रकार से ये आपका जो 2.1 प्रश्नावली वह पूरी समाप्त होती है। और अब हम अगली प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उसमें भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें यहाँ पर हमको जो भी यहाँ पर x² - 2x - 8 ये आपको दे रखा बहुपद, इसी बहुपद का पहले आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में हमें यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि शून्यकों का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक है वो हम इस बहुपद को हल करके प्राप्त करेंगे। हमें यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त होंगे, फिर हम उनका योग कर लेंगे और उनका गुणनफल कर लेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आएगा उनको लिख देंगे यहाँ पर -b/a। b हमारा होता है यहाँ पर b होता है x का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है वो कितना है -2, तो ये b का मान हो जाएगा। x² का जो गुणांक होगा यहाँ पर 1 है हमारा, तो वो a का मान हो जाएगा। और c होता है हमारा अचर पद। अचर पद यहाँ पर कितना है -8, तो जो अचर पद होगा हमारा -8 हो जाएगा। अगर संख्या यहाँ पर प्लस की होगी तो जो मान आएंगे वो हमारे प्लस में आ जाएंगे। तो a b c के जो मान ज्ञात करेंगे तो हम हमारे बहुपद से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए इसको देखते हैं। जो हमारा बहुपद है वो है x² - 2x - 8। जब हम इसको हल करेंगे तो हमने कक्षा 8 और कक्षा 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसके करेंगे गुणनखंड। अब हमको इसमें 3 पद दिए गए हैं, 3 पद के हम बनाएंगे 4 पद। तो 4 पद बनाने का जो आपका तरीका है, हम यहाँ पर पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। पहले पद को तीसरे पद से गुणा, तो यहाँ पर हमारे जो पहला पद है इसमें यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो 1 है, तो हम 1 को गुणा करेंगे -8 से। तो देखिए यहाँ पर जब 1 को गुणा करते हैं -8 से तो यहाँ पर हमारा आते हैं -8। दोबारा समझ लीजिए, पहले पद को जो पहले पद का x² का जो गुणांक होगा उसको हम यहाँ पर जो हमारी लास्ट पद है तीसरा पद है उससे हम गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो आएगा हमारा गुणा करने पर -8 आया। तो इस -8 के हम 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारा जो बीच की संख्या है हमारी -2x वो हमारे आने चाहिए। या तो जोड़ने पर आ जाए -2 या फिर घटाने पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए -8 है, इसको हम 8 ले लेते हैं। तो हम 8 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं आपको कि यदि जोड़ने पर हमारे -2 आ जाए या फिर घटाने पर -2 आ जाए। तो देखिए आप 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर आपका 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये 8 के हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड।
अब इनमें से इन तीनों संख्याओं में से हमको यहाँ पर दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे दो आने चाहिए। तो हम इन दोनों को एक कर लेते हैं, तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 और ये 2 हमारे अकेले रह जाएंगे। तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे, अगर हम 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे बचेंगे +2, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर -2। तो हम क्या करेंगे, 4 को तो लिख देंगे -के और जो 2 है इसको कर देंगे हम +के, ताकि जो हमारी बड़ी संख्या है वो माइनस की है। तो -4 में से जब +2 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे रह जाएंगे -2, और हमको यहाँ पर देखो बीच की संख्या हमारी -2 है, तो -2 हमको लाने हैं। यानी कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना पड़ेगा, और तीसरे पद से जब गुणा करने पर जो संख्या आएगी इसके हम दो टुकड़े ऐसे करेंगे कि या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे -2 आ रहे हैं, देखो यहाँ -2 और यहाँ -2 आ गए। तो हम यहाँ इस -2x की जगह लिख देंगे -4x और +2x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² -4x और +2x। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, -4x को भी पहले लिख सकते हो, चाहे +2x को भी आप पहले लिख सकते हो, इसमें कोई प्रकार की आपकी गलती नहीं होगी। तो देखो मैं यहाँ पर पहले जो मैंने टुकड़े किए हैं +2 और -4, तो मैंने यहाँ +2x लिख दिए और -4x, और ये -8 आपको ऐसे ही लिख देना। यानी कि पहला पद और लास्ट वाले पद में हमको कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल जो हमारा बीच वाला पद है इस बीच वाले पद को हमको 2 भागों में बांटना है। और वो भाग कैसे बांटने हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, और भी सवाल आएंगे तो उसमें आप अच्छी तरह से इनको समझ जाएंगे। तो देखिए अब इन दोनों में हमको कॉमन लेना है, x² + 2x में जो हमारा कॉमन क्या आएगा, यानी कि इन दोनों में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वो हमारा कॉमन आएगा। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कॉमन आता है जिसमें पावर कम होती है, यानी एक तरह से में से लेना, वो हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर x हम कॉमन ले लेंगे, तो x² में जब x का हम भाग देंगे तो यहाँ पर x हमारे डबल बार है, x² का मतलब होता है x × x है, और आप इसमें x का भाग दोगे तो x से x कट जाएंगे तो आपके यहाँ पर x रह जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम x से हमारा x कट जाएगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस 2x में हम x का भाग देंगे तो x से हमारा x कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे 2 शेष रह जाएंगे। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो हमारा चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो माइनस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा 4x और 8 में 4 का भाग जाएगा पूरा पूरा, भाग तो हमारा 2 का भी जा रहा है, लेकिन जो बड़ी संख्या है जिसका भाग जाएगा वो हम कॉमन लेंगे। तो यानी 4, 2 और 4 में 4 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है। अब 4 का भाग देंगे हम पहले इसमें, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस का हो जाएगा, और 4x में 4 का भाग 4 से 4 कट जाएंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना है, -8 में भाग देना -4 का, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 8 में जब 4 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा हमारा 2 बार। अब हम देखिए हमारी जो कोष्ठक की संख्या बिल्कुल समान है, कोष्ठक की संख्या हमारी समान होनी चाहिए, तो हम एक बार कोष्ठक के कॉमन ले लेंगे या फिर कोष्ठक की संख्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा x - 4, क्योंकि जो कोष्ठक वाली संख्या वो हमारी कॉमन आ गई, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ रह जाएंगे -4, तो यहाँ लिख देंगे x - 4। इस प्रकार से हमारे ये जो x² - 2x - 8 थे इसके हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमको पहले यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप लिख देंगे शून्य ज्ञात करने पर, शून्य को ज्ञात करने पर जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इनके बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे शून्यक, यानी कि ये पूरे जो हमारे गुणनखंड है ये हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे x + 2 x - 4 = 0। इसका मतलब x + 2 बराबर भी 0 है और x - 4 बराबर भी 0। तो देखिए
x प्लस 2 बराबर 0। तो जब इसको हल करेंगे तो 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो 2 हमारे हो जाएंगे माइनस के। और यहाँ पर हमारे हैं x माइनस 4 बराबर 0। 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 4 हमारे प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे x बराबर 4। तो इस प्रकार से हमें जो शून्य प्राप्त हुए वो -2 और 4, यानी जो x के वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो -2 और 4, इनको हम शून्य मानते हैं। यानी कि ये जो शून्य प्राप्त हुए वो हमारे एल्फा प्लस बीटा, एक को हम एल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। तो एल्फा की वैल्यू हमें -2 प्राप्त हुई और बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 प्राप्त हुई। अब आगे देखिए, यहाँ पर आप सत्यता की जांच करेंगे। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एल्फा की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई -2, यहाँ पर हम -2 लिख देंगे, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर 4, यानी जो शून्य का है हमारे वो एक एल्फा और एक बीटा होगा। तो यहाँ पर -2 और प्लस के हमने 4 रख दिए बराबर -b। b हमारा होता है x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है हमारा -2। तो यानी यहाँ पर हम -2 रख देंगे। और a होता है हमारा x² का गुणांक। तो x² यहाँ पर देखिए, x² यहाँ पर x गुणांक है, यहाँ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इसका गुणांक 1 होगा। तो a की जगह हम यहाँ पर 1 रख देंगे। अब ये -2 हैं, ये प्लस के हमारे 4 हैं। तो जब प्लस के 4 में से -2 जाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएंगे बराबर माइनस माइनस हमारे प्लस के 2 हो जाएंगे, नीचे बटा 1 है। तो इसको आप चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। तो 2 बराबर 2, ये हमारे एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर जो एल्फा की वैल्यू है वो हमारी है -2। तो यहाँ पर -2 गुणा बीटा, बीटा की जगह आप लिख देंगे 4 बराबर c होता है हमारा अचर पद। तो अचर पद हम कहाँ देखेंगे, जो हमको हमारा बहुपद दिया गया था। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुपद में यहाँ पर -8 है, तो c की जगह हम यहाँ पर -8 रख देंगे। और a होता है हमारा x² का गुणांक। तो जो x² का गुणांक है वो हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये -8 आएंगे और यहाँ भी हमारे -8। तो हमने देखा कि जो हमारे शून्यकों का योग आया वो भी बराबर, और जो शून्यकों का गुणनफल आया वो भी हमारे बराबर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सत्यता की जांच हमारी हो चुकी है। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारा ये जांच गलत है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 2.2 थी, इसका पहला क्वेश्चन का भाग फर्स्ट पूरा होता है। अब हम भाग सेकंड को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 2 को हल करेंगे हैं। देखिए, ये आपको जो बहुपद यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर जो 4s² - 4s + 1 दिया गया है, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे 3 पद हैं, इन 3 पद के हम यहाँ पर 4 पद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 को जो 1 है इससे गुणा करेंगे। तो 4 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे 4। अब 4 को 1 से गुणा करने पर आए हमारे 4। अब इस 4 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास यहाँ पर 4 आने चाहिए। तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2, और हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे प्लस के 4। हमको चाहिए यहाँ पर -4 हो, तो हम क्या करेंगे, -2 और -2 कर देंगे, ताकि -2 और -2 हमारे हो जाएंगे -4। क्योंकि हमको जो बीच वाली संख्या है वो हमारी है -4, तो यहाँ पर हमको -4 लाने हैं।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। तो देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 में और 2 में हमारा 2 का भाग जा रहा है, और एस स्क्वायर और एस में जब कॉमन लेंगे तो हमारा एस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर में हम 2s का भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, और एस स्क्वायर में जब s का भाग देंगे तो वो हमारा s बार जाएगा। माइनस 2s में हम 2s का भाग देंगे तो ये पूरे कैंसिल, यानी एक बार भाग जाएगा। यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस का लगा देंगे हम। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में हमारा कॉमन 1 आ रहा है, क्योंकि जिसमें कोई भी कॉमन नहीं आता उसमें कॉमन 1 आता है। 1 का भाग सब संख्याओं में जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, और जब 1 का भाग इसमें देंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। ये हमारा 2s आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो ब्रैकेट्स की संख्या है वो समान है, तो एक बार हम यहाँ पर जो कोष्ठक है उसकी संख्या कॉमन ले लेंगे, और एक बार यहाँ पर जो बार है हमारी वो लिख देंगे 2s माइनस 1। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड यहाँ पर कर लिए। अब हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम जो गुणनखंड प्राप्त हुए इसके बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे शून्य ज्ञात करने पर। जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 यहाँ पर हम बराबर 0 मान लेंगे, तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा और इसके बराबर ही हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। एक का हम पक्षांतर करेंगे तो एक हमारे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s बराबर 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2s बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे शून्यक हमें प्राप्त हुए वो 1/2 और 1/2, इसको हम एक को एल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे, यानी कि एल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर पहले हम गुणांक समझा देता हूँ कि मैं आपको गुणांक किससे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो जो ए का मान आएगा वो हमारा यहाँ 4 आ जाएगा। बी का जो मान होगा वो हमारे यहाँ पर एस का जो गुणांक है वो -4 है, तो बी का मान यहाँ पर -4 हो गया। और सी हमारा अचर पद है, तो अचर पद हम यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा 1 यहाँ पर सी का मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों की बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर जब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें हम मान रख देंगे, तो एल्फा है हमारा 1/2 और प्लस जो बीटा का मान है वो है 1/2 बराबर बी यहाँ पर है हमारा -4 और ए है हमारा +4। यहाँ पर हम +4 रख देंगे। हम यहाँ पर 2 लघुत्तम ले लेंगे, जब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, +1 बराबर, देखिए माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे +4/4, और यहाँ भी ये 1 प्लस का है, ये भी प्लस का, तो यहाँ भी 2/2 और यहाँ पर 4/4, तो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ भी हमारा 1 आ गया और यहाँ भी हमारा कटने पर 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि शून्यकों का योग हमारा यहाँ पर बराबर आता है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो देखिए जो एल्फा की वैल्यू है वो हमारी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर सी। सी होता है हमारा अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर 1 है, अचर पद यहाँ पर 1 रख देंगे हम, और ए है हमारा 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। देखिए इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, और 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारे 4 आएंगे, और यहाँ पर भी हमारे 1/4 है। इस प्रकार से हमारा जो शून्यकों का योग आया वो भी हमारे यहाँ पर बराबर आया, और शून्यकों का गुणनफल भी जो हमने ज्ञात किया तो वो भी हमारा यहाँ पर 1/4 दोनों में बराबर आए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हम सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो भाग 2 है वो भी समाप्त होता है। अब हम भाग 3 को हल करेंगे। अब आप देखिए भाग 3, यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है वो है 6x² - 3 - 7x। ये हमको यहाँ पर बहुपद दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर बहुपद की संख्या है वो हमारे यहाँ पर द्विघात बहुपद के रूप में हमें नहीं दी गई है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर हम इसको ax² + bx + c के रूप में इसको जमाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो x² की जो घात है वो 2 सबसे आगे आ जाएगी। इसके बाद में जो ये माइनस के 7x हैं इसको लिख देंगे, और जो अचर पद होता है वो हमारे लास्ट में आता है, तो इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको वही हल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर 3 पद हैं, इन 3 पद के हम 4 पद बनाएंगे। तो 4 पद बनाने का वही तरीका है कि आप पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर आपने 6 को 3 से गुणा किया तो आपके आए 18, और 18 आएंगे, ये प्लस के माइनस के तो आपके आएंगे -18। तो हम देखेंगे कि हमारे 6 को जब हमने गुणा किया -3 से तो आए हमारे -18। 6 को गुणा करेंगे -3 से तो आएंगे -18। तो हम इस 18 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर आने चाहिए बीच वाली संख्या 7 आनी चाहिए। तो 18 के देखिए खंड होते हैं हमारे 9 × 2। 6 × 3 भी होते हैं, लेकिन जब हम 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे, तो यहाँ पर 9 नहीं है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएंगे, तो यहाँ पर 3 भी नहीं है। तो 18 के खंड हमारे 9 × 2 भी होते हैं। 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, लेकिन जब 9 में से 2 घटाते तो हमारे कितना आएंगे, 7 आएंगे। तो यहाँ पर देखो हमको 7 लाने हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 हमको लाने हैं किसके, माइनस के। इसलिए जो बड़ी संख्या वो हमारी आएगी माइनस की, और यह आ जाएगी प्लस की, ताकि माइनस के 9 में से जब प्लस के 2 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे -7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x²। फर्स्ट जो पहला पद है उसको ऐसे लिख देंगे, तीसरे पद को भी ऐसे लिख देंगे। केवल -7x की जगह हमने जो इसके 2 टुकड़े किए -9x और +के 2x वो लिख देंगे। तो यहाँ पर आप पहले चाहे माइनस वाला लिखो चाहे प्लस वाला लिखो। तो यहाँ पर मैं पहले प्लस वाला लिख देता हूँ 2x, और फिर माइनस का 9x और माइनस के 3 ऐसे कैसे जाएंगे। आप दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए कि यहाँ पर भी आप समझ लिया करो दोबारा कि हमने जो टुकड़े बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। यहाँ पर प्लस के 2x हैं और माइनस के 9x हैं। माइनस के 9x में से जब प्लस के 2x जाएंगे तो यहाँ पर हमारे बचेंगे माइनस के 7x, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की तो माइनस के यहाँ पर 7x बच जाएंगे, और हमको यहाँ पर माइनस के 7x ही लाने थे। तो ये मतलब हमारे जो टुकड़े किए वो बिल्कुल हमारे सही है। तो यहाँ पर अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन 6 और 2 में कॉमन हमारा 2 आएगा, और x² में और x में कॉमन हमारा x आ जाएगा। 2x का भाग देंगे हम 6x² में, तो 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, और x² में जब x का भाग देंगे तो x बार जाएगा, प्लस 2x में 2x का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पर चिन्ह हमारा माइनस का है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 का भाग पहले देंगे हम 9x में, तो 9 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, और x का x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी कोष्ठक की संख्या वो बिल्कुल समान है। तो हम कोष्ठक की संख्या फिर कॉमन ले लेंगे, 3x + 1, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3, 2x - 3। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए।
अब यहाँ पर पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो आप लिख देंगे शून्य ज्ञात करने पर तो हम 3x+1 और 2x-3 के शून्य ज्ञात करेंगे, तो इनको हम शून्य के बराबर मान लेंगे। सबसे पहले 3x+1 बराबर यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो देखिए इसे एक का हम पक्षांतरण करेंगे, तो 3x बराबर 1 हो जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3। इसी प्रकार से जब हम 2x-3 के भी शून्य ज्ञात करेंगे, तो 2x बराबर 3 हमारे प्लस के हो जाएंगे, और x बराबर 3/2। इस प्रकार से हमको जो शून्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, वो हमारे यहाँ पर आप लिख देंगे शून्य के बराबर -1/3 और यहाँ पर 3/2। तो यानी जो शून्य के हमें प्राप्त हो गए, एक को हम एल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एग्जाम बोर्ड में अगर आपसे वो जांच पूछता है तो ये आपको करना है, नहीं तो आपका सवाल ये यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको जांच करनी है। तो पहले आप शून्यकों का योग हमने शून्यक मान लिया एल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। यानी शून्यकों का योग, इन दोनों को हम यहाँ पर योग कर लेंगे, तो एल्फा की जगह हम रख देंगे -1/3 और बीटा की जगह हमारा है 3/2। जो शून्यक हमने यहाँ पर प्राप्त किए वो हमने यहाँ पर रख दिए, बराबर -b होता है हमारा यहाँ पर x का गुणांक। तो आप यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप x का जो गुणांक है वो माइनस के साथ है, चाहे यहाँ देख लीजिए x का जो गुणांक है वो है हमारा -7। तो ये वाला माइनस है वो तो हम लगा देंगे, और यहाँ b का मान है -7, और a होता है हमारा x² का गुणांक। तो x² का जो गुणांक है वो है हमारा 6, वो प्लस के हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब देखते हैं इनको हल करके कि इन दोनों की जो हमें मान प्राप्त होते हैं वो हमारे बराबर आते हैं या नहीं है। बराबर आ जाएंगे तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इन दोनों में हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हमारे आएंगे यहाँ पर 6, 3 में 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को हम -1 से गुणा करेंगे तो जाएंगे -2 एकम 2, प्लस 6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे 9 आएंगे, बराबर। यहाँ भी देख लीजिए इधर माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 7 और नीचे बटा 6। यहाँ भी देखिए आप, ये प्लस के 9 हैं, ये माइनस के 2 हैं, तो प्लस के 9 में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे प्लस के 7 बच जाएंगे, 7/6 बराबर यहाँ भी 7/6। तो हम देखते हैं कि जो शून्यकों का योग और जो हमने इसके गुणांकों की तुलना की थी वो हमारे बराबर आए, तो ये तो हमारी सत्य हो गया। अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए एल्फा की जो मान आया वो है हमारे -1/3 और बीटा का मान है 3/2। ये मान यहाँ पर रख देंगे -1/3 और गुणा 3/2 बराबर c होता है हमारा अचर पद। तो अचर पद हम यहाँ से देखेंगे, अचर पद है हमारा -3, तो यहाँ पर हम -3 रख देंगे, और a होता है x² का गुणांक, वो है हमारा 6, तो यहाँ पर हम a की जगह 6 मान रख देंगे। अब इनको देखो हल करेंगे तो यहाँ पर आप 3 से 3 भी काट सकते हैं, और नहीं तो आप 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएंगे, और यहाँ पर हमारे 3 दूने 6 और बराबर यहाँ -3/6। तो देखिए यहाँ भी हमारी जो मान है वो हमारे बराबर आए हैं, या फिर आप इनको आगे भी काट सकते हैं। तो देखिए जब ये हमारे 3 से कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे -1/2 और ये भी -1/2। इस प्रकार से जो मान है हमारे वो समान आएंगे। तो यहाँ पर आप
माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। तो यानी कि शून्यकों का योगफल भी हमारा समान आया और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी हमारा यहाँ पर समान आया। तो इस प्रकार से हमारी ये सत्यता की जांच कंप्लीट। और हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.